ओके बिल्कुल, चलो। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, और हम उसी को सबसे आसान टॉपिक बना देंगे। हम उसी को सबसे आसान टॉपिक बना देंगे, ठीक है। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आप देखिएगा। वैसे तो आप लोग कॉन्फिडेंट होंगे, अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है आज के बाद रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में, आपको डाउट होगा ही नहीं, ठीक है। अभी सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ते हैं, ठीक है, आप सो जाओ, हम लोग पढ़ेंगे यहां पे अभी। ओके, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विथ द डेफिनेशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विथ द डेफिनेशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, अब यहां पे आपका पहला जो इसमें सिग्नल होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से, e टू द पावर माइनस ए टी यू टी। इसका ट्रांसफॉर्म है 1/s प्लस ए, एंड इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए। इस पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, हम यहां पे सब कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ऑल दी पॉसिबिलिटीज, ठीक है। आप देखिए मस्त एक इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन। इसके बाद रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में डाउट इम्पॉसिबल है, ठीक है, इम्पॉसिबल। अब देखो क्या क्या सिग्नल हो सकते हैं, ध्यान से देखिए। e टू दी पावर माइनस ए टी के साथ u ऑफ टी हो सकता है, e टू दी पावर माइनस ए टी के साथ माइनस u ऑफ माइनस टी हो सकता है, e टू दी पावर ऑफ ए टी के साथ u ऑफ टी हो सकता है, e टू दी पावर ऑफ ए टी के साथ माइनस u ऑफ माइनस टी हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे नेक्स्ट ये है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को हम यहीं पे पूरा कंप्लीट कर देंगे, इसके बाद कोई डाउट ही नहीं है। अब इसमें बहुत ही सिंपल है, अगर ये माइनस ए है तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 1/s प्लस ए, 1/s प्लस ए। तो अगर माइनस ए है तो लाप्लास होगा 1/s प्लस ए, अगर प्लस ए है तो लाप्लास होगा 1/s माइनस ए। तो ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। ओके, अब अगर मुझे यहां पे पोल की लोकेशन चाहिए, अगर मुझे यहां पे पोल की लोकेशन चाहिए, तो ये पोल है s इज इक्वल टू माइनस ए, s इज इक्वल टू माइनस ए, ये पोल है s इज इक्वल टू ए और s इज इक्वल टू ए। ये पोल की लोकेशन भी हो गई, ठीक है। ओके, अब आप ये देखिए कि ये जो सिग्नल है वो लेफ्ट हैंड साइडेड है कि राइट हैंड साइडेड है। ये जो सिग्नल है आपका, आप ये देखिए कि ये लेफ्ट हैंड साइडेड है कि ये राइट हैंड साइडेड है। तो आप ये देखेंगे कि भाई ये u ऑफ टी है तो ये राइट हैंड साइडेड है, ये u ऑफ माइनस टी है तो ये लेफ्ट हैंड साइडेड है, ये u ऑफ टी है तो अगेन राइट हैंड साइडेड है, ये u ऑफ माइनस टी है तो ये लेफ्ट हैंड साइडेड है, ये लेफ्ट हैंड साइडेड है, ठीक है। ओके, अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे हम लोग आते हैं। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है। पहले तो मैं ये बता दूं कि सिग्नल राइट हैंड साइड है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी राइट हैंड साइड होगा, सिग्नल लेफ्ट हैंड साइड है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी लेफ्ट हैंड साइड होगा। जिस भी साइड में सिग्नल होगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी उसी के साइड होगा। मतलब ओरिएंटेशन लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड है, तो जो सिग्नल की ओरिएंटेशन है वही रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की ओरिएंटेशन होगी। लेकिन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पोल की लोकेशन पे डिपेंड करता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पोल की लोकेशन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब यह है
रीजन ऑफ कन्वर्जेंस राइट हैंड साइड में तो होगा, किसके राइट हैंड साइड में? पोल के राइट हैंड साइड में। पोल का राइट हैंड साइड मींस सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए। पोल का राइट हैंड साइड मतलब है सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए। पोल का राइट हैंड साइड का मतलब है सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लेफ्ट हैंड साइड है, किसके लेफ्ट हैंड साइड है? पोल के लेफ्ट हैंड साइड है, तो भाई सिग्मा इज लेस देन माइनस ए। सिग्नल राइट हैंड साइड है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी राइट हैंड साइड होगा, किसके राइट हैंड साइड होगा? पोल के राइट हैंड साइड होगा। पोल क्या है? ए। सिग्नल लेफ्ट हैंड साइड है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी लेफ्ट हैंड साइड होगा, किसके लेफ्ट हैंड साइड होगा? पोल के लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो ये है सिग्मा लेस देन ए। ये आपका सिग्मा लेस देन ए। एंड लास्ट में इफ यू वांट आप डेफिनेटली इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है आप उसको चाहें तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं कंप्लीट करने के लिए। पोल लोकेशन यहां पे ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा। ये पोल माइनस ए है, ये पोल माइनस ए है, ये पोल प्लस ए है और ये पोल भी आपका प्लस ए है। सो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस right hand side of the minus a like this, right hand side of minus a, right hand side of minus a, ये देखिए ये आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ माइनस a, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ माइनस a, राइट हैंड साइड ऑफ a, राइट हैंड साइड ऑफ a, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ a, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ a। सो कंक्लूजन को ध्यान से देखिए, यहां पे अगर माइनस ए है तो 1/s प्लस ए होगा, मतलब पोल की लोकेशन माइनस ए है, मतलब ये पोल की लोकेशन होती है और ये भी आपकी पोल की लोकेशन होती है, तो पोल ए है तो ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 1/s माइनस ए। सिग्नल अगर राइट हैंड साइडेड है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी राइट हैंड साइड होगा, किसके राइट हैंड साइड? पोल के राइट हैंड साइड। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस या तो पोल के राइट हैंड साइड में होगा या तो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। सिग्नल अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, सिग्नल राइट हैंड साइड है तो पोल के भी राइट हैंड साइड में होगा। प्लीज मेक अ नोट, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अगर आप हिडन हाफ वेव सिमेट्री, अगर आपको लगता है कि बहुत सारे सिग्नल्स का हो सकता है, तो अगर हाफ वेव सिमेट्री होगा तो बिल्कुल फॉलो करेगा, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है, ओके चलिए ये हो गया। ओके, नाउ लेट अस गो टू द प्रॉपर्टीज। चलिए नेक्स्ट लेट अस गो टू द प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लीनियरिटी। अब इसकी प्रॉपर्टी में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। ध्यान से देखिए, x1 ऑफ t का ट्रांसफॉर्म अगर x1 ऑफ s है एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस R1 है, x2 ऑफ t का ट्रांसफॉर्म अगर x2 ऑफ s है और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस R2 है, तो a इंटू x1 ऑफ t प्लस b इंटू x ऑफ t का ट्रांसफॉर्म होगा a इंटू x1 ऑफ s प्लस b इंटू x2 ऑफ s। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, most important point, region of convergence will be the intersection of R1 and R2. Region of convergence will be R1 and R2. R1 intersection with R2. रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का सिग्निफिकेंस शॉर्ट में बता दीजिए, अभी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफर्टेबल सिचुएशन आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफर्टेबल सिचुएशन आएगी तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। बाकी बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है फुल कोर्स में, एकदम बहुत प्यार से इसको मैं डिस्कस करता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का डिस्कशन, बट हमारे लिए थोड़ा सा टाइम यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लीनियरिटी होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, उसके बाद टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी।
इसके बाद टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सेज कि x ऑफ t का ट्रांसफॉर्म अगर x ऑफ s है तो x ऑफ t माइनस टी नॉट का जो ट्रांसफॉर्म होगा वो है x ऑफ s इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस एस टी नॉट, x ऑफ s इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस एस टी नॉट। ठीक है, यहां पे कोई चेंज नहीं होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में। अगर इसका r है तो इसका भी r ही होगा। टाइम शिफ्टिंग में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लाप्लास में चेंज नहीं होता है। ठीक है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर x ऑफ t का ट्रांसफॉर्म x ऑफ s है तो x ऑफ a t का ट्रांसफॉर्म, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, अगर t में a मल्टीप्लाई हुआ है तो s में a डिवाइड होगा और कांस्टेंट भी मॉड ऑफ a डिवाइड होगा। यहां पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में चेंज आएगा, यहां पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में चेंज आएगा, यहां पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में चेंज आएगा। उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं एंड अगेन ऐसा एग्जांपल होगा, ऐसा हम लोग ट्रिक यहां पे देखेंगे कि इसको भूलने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इम्पॉसिबल है कि आप यहां पे, इम्पॉसिबल है कि आप यहां पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को भूल पाओगे। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल e टू द पावर माइनस ए टी ut, ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्म होता है, चलो ओके, e टू द पावर माइनस टू टी u ऑफ t, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन एस प्लस टू। ध्यान से देखिए, यहां पे माइनस टू है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में 1 अपॉन एस प्लस टू होगा। सिग्नल राइट हैंड साइडेड है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी राइट हैंड साइड होगा। ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल है। सिग्नल अगर राइट हैंड साइड है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी राइट हैंड साइड होगा। किसके राइट हैंड साइड? पोल के राइट हैंड साइड। इसका पोल क्या है? इसका पोल है -2। अब यहां पे पुट कीजिए t इज इक्वल टू 3t। आप यहां पुट कीजिए t इज इक्वल टू 3t। अब देखिए, ये हो गया e टू द पावर -60 u ऑफ 3t, देन इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा, अब देखो t को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है s को a से डिवाइड करना। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया s/3 प्लस 2। s को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया है तो कांस्टेंट भी 3 से डिवाइड होगा। ये तो सिंपल है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखो, मजा आ जाएगा सुन के। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है कहीं पे तो एकदम आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। अब देखो, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को कैसे याद रखना है? सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। अगर मैंने s को s/3 किया है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में भी सिग्मा को σ/3 में चेंज कर दो। इससे आपको अगले स्टेप में मिलेगा सिग्मा ग्रेटर देन, इससे आपको अगले स्टेप में मिलेगा सिग्मा इज ग्रेटर देन -6। इसमें आपको मिलेगा सिग्मा इज ग्रेटर देन -6। इतना ही आसान है कि भाई अगर आपने s को s/3 पुट किया है तो सिग्मा को भी σ/3 पुट कर लीजिए, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है इसके बाद, और कुछ भी नहीं है इसके बाद। ठीक है, सो नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट अस गो टू द frequency, let us go to the frequency shifting property. Let us go to the frequency shifting property. Let us go to the frequency shifting property. Frequency shifting property अगर आप देखोगे तो x of t का ट्रांसफॉर्म अगर x of s है तो यहां पे अगर मैं e टू दी पावर -at मल्टीप्लाई कर देता हूं तो टाइम डोमेन में एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई करने से फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग होगी, और ये शिफ्टिंग ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ऑब्वियसली ये शिफ्टिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ऑब्वियसली ये शिफ्टिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है,
ऑब्वियसली ये शिफ्टिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। चलिए एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, इसमें एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। देखिए u ऑफ t का, ये देखिए u ऑफ t का जो ट्रांसफॉर्म है वो 1/s होता है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है सिग्मा ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसके पोल की लोकेशन 0 है। सिग्नल अगर राइट हैंड साइडेड है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी राइट हैंड साइड में होगा। किसके राइट हैंड साइड में होगा? पोल के राइट हैंड साइड में होगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करो e टू द पावर ऑफ -3t मान के चल लीजिए। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं e टू द पावर -3t। तो अगर मैं इसमें, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें e टू द पावर ऑफ -3t मल्टीप्लाई करूंगा, s जो है s+3 में चेंज होगा। लेकिन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आप देखिए, अगेन आपको सुन के मजा आ जाएगा। यहां पे देखो टाइम स्केलिंग में लाप्लास में s को s/3 किए थे, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में सिग्मा को सिग्मा/3 करेंगे। वैसे ही एग्जैक्टली इन द सेम वे यहां पे s को s+3 किए हैं, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में भी सिग्मा को सिग्मा+3 ग्रेटर देन 0 करेंगे, विच विल मेक इट सिग्मा ग्रेटर देन -3। मतलब जो चेंज आप लाप्लास के s में करते हैं, सेम टू सेम चेंज आप सिग्मा में कर दोगे। पिछले में लाप्लास में s जो है वो डिवाइड बाई 3 हुआ था, तो सिग्मा को भी मैंने डिवाइड बाई 3 कर दिया। यहां पे लाप्लास का चेंज है, s को s+3 करना है, तो सिग्मा भी आपका सिग्मा+3 हो जाएगा। सिग्मा भी जो है वो सिग्मा+3 हो जाएगा। ओके, एनसीआर में इंटरनेट रिस्टोर हो गया है, गुड टू गुड। ओके, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई। ओके, देन डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी देखते हैं। सो टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। सो भाई x ऑफ t का ट्रांसफॉर्म अगर x ऑफ s है, तो d/dt ऑफ x ऑफ t का जो ट्रांसफॉर्म होगा, d/dt ऑफ x ऑफ t का जो ट्रांसफॉर्म होगा, उसमें सिंपली आपको s मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपली आपको s मल्टीप्लाई कर देना है। डिफरेंशिएशन में s आपका सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में सिंपली आपका s मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ लेट अस कम टू द फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन। अब ये देखो, s में कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में चेंज नहीं होगा। x ऑफ s में s सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में भी चेंज नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन। Next is frequency differentiation. Next is frequency differentiation. Next is frequency differentiation. Frequency differentiation says कि भाई x of t का ट्रांसफॉर्म अगर x of s होता है, तो यहां पे अगर मैं t मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा -d/ds ऑफ x of s होगा। अगेन इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि s में कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ। तो जहां भी प्रॉपर्टी में s सब्स्टिट्यूट होता है, s सब्स्टिट्यूट होता है लाप्लास में, वही सेम सब्स्टिट्यूशन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में भी हो जाता है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में भी हो जाता है, ठीक है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में भी हो जाता है। ओके, चलिए अब आगे और देखते हैं क्या है। तो चलो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं और वहां से फिर जो है क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं और वहां से और जो प्रॉपर्टीज है या और जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हम एक एक करके पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से हम स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, सो यहां पे देखिए, ओके, सो ये आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए लाप्लास में यू शुड नो कि साइन ऑफ 5t कितना होता है, बताइए। साइन ऑफ 5t ut, साइन ऑफ 5t ut होगा ट्रांसफॉर्म इज
5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। एंड यहां पे जब मैं e टू द पावर ऑफ 2t मल्टीप्लाई करता हूं, ये देखिए यहां पे जब मैं e टू द पावर ऑफ 2t मल्टीप्लाई करता हूं, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। तो यहां पे साइन का ट्रांसफॉर्म तो आपको पता था, साइन ऑफ 5t u ऑफ t, ये मल्टीप्लाई करने से s की जगह s माइनस 2 हो जाएगा, ये करने से s की जगह s माइनस 2 हो जाएगा। तो ये है s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, s माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस के साथ हम यहां पे कॉन्सेप्ट्स को लेते रहेंगे। ठीक है, ओके, टू गुड। चलो ऑप्शन ए, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, बट फिर भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो देख ही लेते हैं। अब देखो, ये जो फंक्शन है वो 1 है किसके बीच में, a से b के बीच में। ये देखो a से b के बीच में फंक्शन की वैल्यू 1 है, a से b के बीच में फंक्शन की वैल्यू 1 है। इसका मतलब u ऑफ t माइनस a माइनस u ऑफ t माइनस b। तो इसका जो लाप्लास होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, कैपिटल F ऑफ s, उसको मैं लिख देता हूं। तो इसका जो लाप्लास होगा सिंपली e टू द पावर माइनस as अपॉन s माइनस e टू द पावर माइनस bs अपॉन bs। सो e टू द पावर as माइनस e टू द पावर bs माइनस डिवाइड बाई s, ऑप्शन सी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, गुड, टू गुड। चलो बिल्कुल यार, बहुत लोग हैं जो मैं देख रहा हूं सुबह से बने हुए हैं अभी तक के, नॉन स्टॉप बहुत सारे लोग यहां पे बने हुए हैं। टू गुड यार, एक्सीलेंट। चलो आज तो मतलब हिस्ट्री हम लोग ने क्रिएट कर ही दी, मान के चलिए बस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो s ऑफ t e टू दी पावर माइनस 4t u ऑफ t। सो देखो s ऑफ t का जो ट्रांसफॉर्म है 1 अपॉन s प्लस 4। तो s ऑफ माइनस t का क्या ट्रांसफॉर्म होगा, s ऑफ माइनस t का ट्रांसफॉर्म होगा s विल बिकम माइनस s, तो 1 अपॉन माइनस s प्लस 4। s ऑफ t और s ऑफ माइनस t का ट्रांसफॉर्म आ गया, इसका मतलब x ऑफ t का भी ट्रांसफॉर्म आ गया, इसका मतलब x ऑफ t का भी ट्रांसफॉर्म हो गया। ध्यान से देखो, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, s ऑफ t का ट्रांसफॉर्म है 1 अपॉन s प्लस 4, एंड ये है आपका बीटा और ये है माइनस s प्लस 4। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है 16 अपॉन s स्क्वायर माइनस 16, इसकी वैल्यू गिवन है 16 अपॉन s स्क्वायर माइनस 16। तो भाई बस कंपेयर करके आपको आंसर निकाल लेना है, जस्ट इसको आप कंपेयर कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। बीटा की वैल्यू इसमें पूछा है, कंपेयर कर लीजिए, आपको इसमें बीटा की वैल्यू पूछा है। फर्स्ट 12 मिनट्स ऑफ दिस सेशन इज नॉट विजिबल, ऐसा कुछ है नहीं, हमने यहां से अभी तक के तो कुछ किया नहीं है, बट हाँ सेशन प्राइवेट रहेगा, बट अभी हमने कुछ किया नहीं, मे बी कुछ यूट्यूब की इश्यू से होगा, या अब चेक कर लीजिएगा थोड़ी देर के बाद। कब तक खत्म होगा अप्रोक्सीमेटली, तो 2:30 बजे या 3 बजे तक होना चाहिए, लेट्स सी, 2:30-3 बजे तक होना चाहिए। यस, जो भी है अपन खत्म करके ही मानेंगे, तो आई थिंक 2:30-3 बजे तक हो जाना चाहिए, 2:30-3 बजे तक हो जाना चाहिए। भाई कंपेयर करना है जल्दी से, किसी का आंसर क्यों नहीं है अभी तक के? थैंक यू सो मच डियर अंकित। यस आयुष, ठीक है, यूनिलेटरल के बारे में बात करेंगे, बाकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है, ठीक है,
बट फिर भी हम लोग यहां पे बात करेंगे। ठीक है, चलो सभी का आंसर -2 आ रहा है, आई थिंक बिल्कुल सही होना ही चाहिए। ठीक है, ओके चलो ठीक है। ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगा। किसका तबीयत खराब हो जाएगा? मेरी तबीयत की आपकी तबीयत? किसकी तबीयत की चिंता है भाई आपको? हाँ ओके, अब देखिए यहां पे फंक्शन दिया है g ऑफ टी, फंक्शन दिया है g ऑफ टी, फंक्शन दिया है g ऑफ टी एंड एरिया अंडर g ऑफ टी पूछा है। तो जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म में एरिया अंडर g ऑफ टी करते थे ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे डिपेंड करता था, यहां भी एग्जैक्टली वही होगा। देखो x ऑफ s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ऑफ टी ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। अब यहां पे s को 0 पुट कर दो, तो कैपिटल X ऑफ s एट s इज इक्वल टू 0, दिस विल बी इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ऑफ टी डी टी। यही तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में, यही तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में, ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में। तो इसका लाप्लास निकाल लो, लाप्लास में s को 0 पुट कर दो, लाप्लास निकाल लो, लाप्लास में s को 0 पुट कर दो, तो भाई लाप्लास कितना होगा? साइन 2 पाई टी u ऑफ टी का लाप्लास से स्टार्ट करके, साइन 2 पाई टी u ऑफ टी का लाप्लास होगा 2 पाई अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 पाई का होल स्क्वायर, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी यू टी का। अब e टू दी पावर माइनस टी इस पर मल्टीप्लाई कर दो, तो e टू दी पावर माइनस टी साइन 2 पाई टी यू टी। तो जब भी आप e टू दी पावर माइनस टी मल्टीप्लाई करते हो, s विल बिकम s प्लस 1, सो ये होगा 2 पाई अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई का स्क्वायर। अब एरिया अंडर द टाइम डोमेन के लिए आपको s को 0 पुट करना है, तो आप इसमें जैसे ही s को 0 पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो s को आप जैसे ही 0 पुट करोगे तो ये होगा 2 पाई अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 पाई का स्क्वायर, 2 पाई अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 पाई का होल स्क्वायर, 2 पाई अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ओके वेरी गुड, आ गया सबका आंसर, एक्सीलेंट। डेटा खत्म कैसे हो गया भाई? 12 बजे तो डेटा नया आ जाता है ना, 12 बजे तो डेटा नया आ जाता है यार, ऐसा तुम्हें मतलब मेरे को तो यही पता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थैंक यू डियर आरव सिंह, थैंक यू सो मच। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ टी का लाप्लास दिया है, जी ऑफ टी का लाप्लास निकालना है। एफ ऑफ टी का लाप्लास दिया है, जी ऑफ टी का लाप्लास निकालना है। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा एफर्ट लगा, थोड़ा नहीं अच्छा खासा एफर्ट लगा, लेकिन आउटपुट आप सोचो, इतना सारा पढ़ाई एक दिन में कभी अगर आई थिंक बहुत मुश्किल से कभी करते होगे, एक सब्जेक्ट आपका पूरा रिवीजन हो गया यार। ठीक है, सो 40 पेज के नोट बन गए हैं। ओके टू गुड यार। चलो अब एफ ऑफ टी से जी ऑफ टी कैसे मिलेगा, यहां पे देखिए। सो अगर आप देखोगे कि एफ ऑफ टी क्या है, तो एफ ऑफ टी है 2 टाइम्स अपॉन रूट ओवर पाई इंटू रूट ओवर टी। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, एफ डैश ऑफ टी
तो यहां पे रूट ओवर टी का डिफरेंशिएशन होगा 1/t रूट ओवर टी, 1/2 रूट ओवर टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू f डैश ऑफ t एंड दिस इज इक्वल टू g ऑफ t। ये g ऑफ t और f ऑफ t के बीच में रिलेशनशिप आ गया यार, ये g ऑफ t और f ऑफ t के बीच में रिलेशनशिप आ गया। बहुत सिंपल है यहां पे, इसके आगे तो बहुत सिंपल है। देखो f ऑफ t का ट्रांसफॉर्म है s टू द पावर -3/2। तो भाई f डैश ऑफ t का ट्रांसफॉर्म कितना होगा, s मल्टीप्लाई कर दो, s इंटू एस ऑफ -3/2 इज इक्वल टू s टू द पावर -1/2, s टू द पावर -1/2, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। क्या बात है, गुड। मैराथन का यही मजा है, बिल्कुल यार बिल्कुल। हम अपनी लिमिट्स को यहां पे क्रॉस करते हैं, मैं खुद अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहा हूं, आप लोग अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, और आप लोगों में से कुछ लोग को भी थोड़ा सा लग रहा है कि सर थोड़ा सा मतलब हो रहा है, लेकिन भाई मेरे को भी तो देखो, मैं तो खड़ा हूं यार सुबह से यहां तक, सुबह से खड़ा हूं, और आप लोगों को तो एग्जाम देना है यार, आप लोगों को तो एग्जाम देना है, ठीक है। तो आप लोग तो कुछ भी कर सकते हो यार, मेरे को तो एग्जाम भी नहीं देना है, मेरे को तो एग्जाम भी नहीं देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से आपको बताता हूं मैं, इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से। अच्छा 90 पेजेस के नोट बना दिया आपने, टू गुड यार, टू गुड। सो यहां पे देखिए, यहां पे एक और मेथड से इस क्वेश्चन को बनाता हूं मैं, ठीक है, एक और मेथड से इस क्वेश्चन को बनाता हूं। अब देखो f ऑफ t क्या है, f ऑफ t है 2 टाइम्स रूट ओवर t अपॉन पाई। तो f ऑफ t डिवाइडेड बाई 2 क्या है, रूट ओवर t अपॉन पाई। अगर ध्यान से देखोगे कि यहां पे मैं t से भी डिवाइड कर दूं, t से भी डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर पाई टी, विच इज इक्वल टू g ऑफ t। इसका मतलब ये है कि f ऑफ t डिवाइडेड बाई 2t इज इक्वल टू g ऑफ t। मैं आपको डिवाइड बाई t की प्रॉपर्टी भी अभी बता देता हूं। तो ये देखिए f ऑफ t का ट्रांसफॉर्म अगर f ऑफ s है, तो f ऑफ t डिवाइडेड बाई 2 का जो ट्रांसफॉर्म होगा वो इंटीग्रेशन s से लेके इंफिनिटी f ऑफ s d ऑफ s होगा। यहां पे हम अप्लाई करके देख लेते हैं। सॉरी 2 नहीं होगा, सॉरी ये ऑब्वियसली t है, ठीक है। f ऑफ t डिवाइडेड बाई t का जो ट्रांसफॉर्म होगा, किस देखो f के डोमेन में, टाइम डोमेन में t से मल्टीप्लाई करने से डिफरेंशिएशन होता है, तो t के डिवाइड करने से इंटीग्रेशन होगा। बस ये इंटीग्रेशन में लिमिट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, s से लेके इंफिनिटी होता है, लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, s से लेके इंफिनिटी होता है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, चलिए सो इसको सॉल्व करते हैं। f ऑफ t डिवाइडेड बाई t, तो ये आपका ट्रांसफॉर्म आ गया इंटीग्रेशन s से इंफिनिटी s टू द पावर -3/2 ds। अब इसमें 2 भी आपको डिवाइड कर देना है, तो आपका सेम आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या था, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है। थर्ड ईयर में हो, अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हो, आगे जाके अगले साल धूम मचा सकते हो। इस साल भी अगर कुछ बहुत अच्छा कर दिए तो एक अलग ही चीज है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इस साल जो थर्ड ईयर में अपना बेस्ट एफर्ट दे रहा है, अगले साल उसको इतना फायदा मिलेगा कि आप उसमें इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जेड ट्रांसफॉर्म भी बाकी है, ठीक है, ओके। अब अगेन कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्किप करूंगा भाई मैं, यहां पे t इंटू एफ ऑफ टी पूछा है, ठीक है, यहां पे t इंटू एफ ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म पूछा है, तो एफ ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म दिया है
एफ ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म है 1/s² प्लस s प्लस 1, तो भाई t इंटू एफ ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, माइनस d/ds ऑफ 1/s² प्लस s प्लस 1। अब इसके आगे जो है आप सॉल्व करेंगे। अभी मैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलता हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ, नोट करते जाओ, कैलकुलेशन आप लोग भी बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। जब गेट एकेडमी का हो साथ तो डरने की क्या बात है, बिल्कुल। सो कैलकुलेशंस को थोड़ा सा स्किप करते हैं अभी के लिए। ओके, ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टीज। ओके, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, यस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, अब देखो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, बिना लाप्लास के सीधे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे भी जाया जा सकता है। ध्यान से देखो, ये सिग्नल लेफ्ट हैंड साइडेड है तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ये राइट हैंड साइडेड है तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी राइट हैंड साइड में होगा। किसका लेफ्ट और किसका राइट, पोल का लेफ्ट और पोल का राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल, व्हाट इज द पोल लोकेशन, पोल लोकेशन इज 2, सिग्मा लेस देन 2। किसका राइट हैंड साइड, पोल का राइट हैंड साइड, व्हाट इज द पोल लोकेशन, पोल लोकेशन इज -5। -5 का राइट हैंड साइड और 2 का लेफ्ट हैंड साइड, -5 लेस देन सिग्मा लेस देन 2। -5 और 2 के बीच में कॉमन रीजन, -5 और 2 के बीच में, तो -5 और 2 के बीच में ये है आपका ऑप्शन सी। -5 से 2 के बीच में, देखिए -5 से 2 के बीच में, -5 और 2 के बीच में, बिल्कुल सही जवाब। गुड यार, बन गया आप लोग का भी। चलो फटाक से आगे चलते हैं, टाइम थोड़ा सा कम है लेकिन डोंट वरी। अगेन देखिए, जस्ट मैं आपको यहां पे शो कर लेता हूं। देखिए बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ये आपका x ऑफ t दिख रहा है तो ये आपका x ऑफ माइनस t है। इसका लाप्लास अगर x ऑफ s है तो इसका लाप्लास x ऑफ माइनस s होगा। तो जस्ट आपको s में माइनस s पुट कर देना है, जस्ट आपको s को माइनस s पुट कर देना है। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, सो नेक्स्ट, ठीक है, हाँ, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वाला है तो एक बार कर लेते हैं इसको, है ना। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी है तो बिल्कुल कर लेते हैं। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वाला क्वेश्चन है, हालांकि सिंपल है बट फिर भी, चलिए। सो 3 टाइम्स e टू द पावर माइनस t u ऑफ t प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर t u ऑफ माइनस t। पहली बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, u ऑफ माइनस टी के साथ एक माइनस साइन होना चाहिए, नहीं होगा तो आप ट्रांसफॉर्म में लगाएंगे, ठीक है। u ऑफ टी के साथ अगर एक माइनस साइन नहीं है तो इसके ट्रांसफॉर्म में माइनस साइन आएगा, u ऑफ टी में नहीं, u ऑफ माइनस टी में। अब इसका ट्रांसफॉर्म हो गया 3/s प्लस 1। ये 3 टाइम्स है, ये पोल है -1 तो s प्लस 1 आ गया। वैसे ही यहां देखिए 2 टाइम्स अपॉन s माइनस 1, लेकिन u ऑफ माइनस t के साथ एक माइनस नहीं है तो इसके ट्रांसफॉर्म में माइनस आएगा। तो ये इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आंसर है। अब अगर मैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात करूं तो ये राइट हैंड साइडेड सिग्नल है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी राइट हैंड साइड होगा। किसके राइट हैंड साइड में, पोल है -1 पे, सिग्मा ग्रेटर देन -1। इसका लेफ्ट हैंड साइडेड सिग्नल है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा। किसके लेफ्ट हैंड साइड में, पोल के लेफ्ट हैंड साइड में, -1 से 1 के बीच में। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है -1 से 1 के बीच में है, एंड ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी है। सिंपल सा क्वेश्चन बट यस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस यार देखते देखते लाप्लास भी खत्म हो जाएगा, एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्म आपका बचेगा, उसको भी हम कर देंगे, ठीक है। ओके, d² बाई ds², 1/s -3। इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालना है।
लाप्लास ऑफ पीरियोडिक सिग्नल बिल्कुल निकलता है, 100% निकलता है। यस, लाप्लास ऑफ पीरियोडिक सिग्नल बिल्कुल 100% निकलता है। ओके, सो आप अगर देखेंगे e टू द पावर 3t u ऑफ t, इसका ट्रांसफॉर्म है 1/s माइनस 3। अब डिफरेंशिएशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में कब होगा? जब टाइम डोमेन में वेरिएबल का मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर मैं एक बार यहां पे t को मल्टीप्लाई करता हूं तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया माइनस डी बाई डी एस ऑफ 1/s माइनस 3। एक और बार मैं t से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो t स्क्वायर e टू द पावर ऑफ 3t u ऑफ t, इसका ट्रांसफॉर्म हो गया -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, तो ये हो डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर 1/s माइनस 3। ये इसका इनवर्स आ गया, ये आंसर है इनवर्स का, टी स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ 3t u ऑफ t, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी देखिए सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये राइट हैंड साइडेड है तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी राइट हैंड साइड ऑफ द पोल है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी राइट हैंड साइड ऑफ द पोल है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी राइट हैंड साइड ऑफ द पोल है। ठीक है, ओके, सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करनी है, ये आपको सिग्नल आपको दिया हुआ है। ठीक है, सो एकदम इजी है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो e टू द पावर -2t u ऑफ -t, पहली चीज ये है कि भाई u ऑफ -t के साथ माइनस नहीं है तो इसके लाप्लास में माइनस आना चाहिए। पोल की लोकेशन -2 है तो -1/s प्लस 2 होगा। पोल की लोकेशन जो है वो -1/s प्लस 2 होगा। ठीक है, पोल की लोकेशन जो है वो -1/s प्लस 2 होगा। अब प्रॉपर्टीज अप्लाई करते जाओ, डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी, तो भाई जब भी मैं डिफरेंशिएट करता हूं, जब भी मैं डिफरेंशिएट करता हूं, s मल्टीप्लाई हो जाएगा -s/s प्लस 2, -s/s प्लस 2। आखिरी स्टेप बचा है, इसमें एक e टू द पावर t मल्टीप्लाई करना है, e टू द पावर t मल्टीप्लाई करना है। e टू द पावर t मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ध्यान से देखिए, e टू द पावर t मल्टीप्लाई करने से s जो है s-1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी s-1 हो गया और ये भी s-1 हो गया। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ये आपका आ गया 1 - s अपॉन s प्लस 1। अगर मैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को देखूंगा तो ध्यान से देखिए, सिग्नल लेफ्ट हैंड साइडेड है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी पोल का लेफ्ट हैंड साइड होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल होगा। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल का मतलब क्या है, यहां पे ध्यान से देखिए, सिग्मा इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ -2, सिग्मा इज लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि सिग्नल लेफ्ट हैंड साइडेड है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। डिफरेंशिएशन से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है, दिस विल रिमेन टू बी सेम। अब रिप्लेसमेंट क्या था, s इज इक्वल टू s-1, तो भाई s को जब भी हम s-1 रिप्लेस करते हैं, सिग्मा भी सिग्मा -1 रिप्लेस होगा। सिग्मा -1 इज लेस देन -2, सो सिग्मा इज लेस देन -1 इधर चले गया तो सिग्मा लेस देन -1, सिग्मा लेस देन -1 तो 1 - s अपॉन s प्लस 1, सिग्मा लेस देन -1। बेसिक थंब रूल्स को फॉलो करना है आपको, जस्ट बेसिक थंब रूल को फॉलो करना है आपको बस। यस, बिल्कुल सही जवाब। अगेन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके चलो, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज। ओके, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज, तो भाई एक्सप्रेशन पहले लिख लेते हैं। अब देखो, लिमिट t टेंड्स टू 0 x ऑफ t, ये इनिशियल वैल्यू, ये होगा लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी
एस इंटू एक्स ऑफ एस। इन द सेम वे लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टी, ये आपका होगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू एक्स ऑफ एस। सो यहां पे s मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले और s को इंफिनिटी पुट कर दीजिए। लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी। सो s मल्टीप्लाई करने से ये हो गया 2 टाइम्स s स्क्वायर प्लस s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 7। s इंफिनिटी में क्या करते हो, s स्क्वायर से डिवाइड करते हो, तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन s डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 बाई एस प्लस 7 बाई एस स्क्वायर। सो आंसर कितना आ गया इसका तो आंसर s को इंफिनिटी पुट कर लोगे तो 2 आ गया, 2 आ गया फर्स्ट का आंसर। सो b पॉसिबल है और d पॉसिबल है, सॉरी d पॉसिबल नहीं है, b पॉसिबल है बस। ऑप्शन बी इनिशियल वैल्यू 2। अब फाइनल वैल्यू भी निकाल देते हैं। ओके, सो अब यहां देखिए अगेन वही चीज, यहां पे s को 0 पुट करना है। 2 टाइम्स s स्क्वायर प्लस s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 7, ये आपका आ गया 0। सो डेफिनेटली 2 and 0, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। 2 and 0, बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। यस, गुड। Yes, initial value applicable only for causal and final value applicable for causal plus stable. ठीक है, ओके। अगेन इनिशियल वैल्यू पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, अगेन इनिशियल वैल्यू पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, आई मीन फाइनल वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन है। फाइनल वैल्यू, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, फाइनल वैल्यू आपको इसमें लगाना है। ठीक है, फाइनल वैल्यू लिमिटेशंस में अभी बता दूंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अभी मैं बता देता हूं। ठीक है, लिमिटेशंस आई विल टेल यू। ओके, अब फाइनल वैल्यू चाहिए तो भाई लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी जो है f ऑफ t, ये आपका होगा लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू एफ ऑफ एस। सो s इंटू एफ ऑफ एस आपको दिया हुआ है, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू एफ ऑफ एस आपको दिया हुआ है 3s स्क्वायर प्लस s डिवाइडेड बाई s क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस k माइनस 3 ऑफ s। s थ्रू आउट इसमें कैंसिल आउट हो सकता है, s थ्रू आउट इसमें कैंसिल आउट हो सकता है, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 3s प्लस 1 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 4s प्लस k माइनस 3। आप s को 0 पुट कर दीजिए और इसकी वैल्यू 1 गिवन है। आप s को 0 पुट कर दीजिए और इसकी वैल्यू 1 गिवन है, तो 1 इज इक्वल टू s को 1 पुट कर दो तो ये हो गया 4 अपॉन s को 1 पुट कर दो 1 प्लस s को 1 पुट कर दो ये 4 हो गया प्लस k माइनस 3। सो 5 प्लस k माइनस 3 is equal to 4. So k minus 3 is equal to minus 1. k is equal to 2 आ रहा है क्या? चेक करो एक बार जल्दी से, आप लोग को k कितना आ रहा है? d 4 आ गया क्या? ओके, ओके। अब देखिए, सो यहां पे s को 0 पुट कीजिए और यहां पे आपकी लिमिट जो है वो आपकी 1 आनी चाहिए, तो s को 0 पुट करना है। अच्छा ओके, मैंने s को 1 पुट कर दिया था, s को 0 पुट करना है। ओके फाइन, सो ये आपको 1 है, ठीक है, ये आपकी वैल्यू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू s को 0 पुट करना है 1 अपॉन k माइनस 3। सो k माइनस 3 इज इक्वल टू 1, सो k इज इक्वल टू 4। ये आ गया आपका k इज इक्वल टू 4। यस 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 यस, s इक्वल टू 0, 1 नहीं 0 बिल्कुल आप सही कर रहे थे, मेरे से मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, आप लोग सब लोग करेक्ट हो, टू गुड। चलो अगेन इनिशियल और फाइनल तो वही सेम है। ओके, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक क्वेश्चन को अच्छे से आराम से सॉल्व करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, 3 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है, 3 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है यहां पे, अलग अलग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे बेस्ड, अलग अलग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे बेस्ड। ओके, सो 2s प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3, ठीक है, 2s प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3। सो 2s प्लस 4 x of s is equal to 2s plus 4 2s plus 4 divided by s square plus 4s plus 3, 4s plus 3। फैक्टराइज अगर करेंगे तो यहां पे ध्यान से देखिए, ये हो गया 2s प्लस 4 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 और s प्लस 3। अब इसमें जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो भी मेरे को बहुत ही इजी दिख रहा है, 1 अपॉन s प्लस 1 प्लस 1 अपॉन s प्लस 3। ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन भी आ गया। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद अब 3 रीजन ऑफ कन्वर्जेंस गिवन है, वो भी क्वेश्चन देने वाले ने क्या बेस पे दिया है, देखिए बहुत ही सिंपल है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, ये पॉइंट है -3, ये पॉइंट है -1। सो पहला रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये है, दूसरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये है, और तीसरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये है। सो ये है सिग्मा लेस देन -1, ये है ये -3 है और ये -1 है, तो सिग्मा लेस देन -3 लेस देन सिग्मा लेस देन -1, सिग्मा इज ग्रेटर देन -1। 3 अलग अलग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। अब राइट हैंड साइड अगर आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है तो उसका सिग्नल भी राइट हैंड साइड होता है, u ऑफ t वाला। अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लेफ्ट हैंड साइड है तो उसका सिग्नल भी लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है, उसका सिग्नल भी लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है दोनों पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है, दोनों पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है। इसका मतलब सिग्मा लेस देन -3 का जो सिग्नल होगा, ध्यान से देखिए, दोनों में u ऑफ -t आएगा। मतलब ये हो गया e टू द पावर -t माइनस u ऑफ -t प्लस e टू द पावर 3t माइनस u ऑफ -t। ध्यान से देखिए, ये जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो दोनों पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो दोनों सिग्नल माइनस u ऑफ -t, दोनों सिग्नल u ऑफ माइनस u ऑफ -t, ठीक है। ओके, आरओसी का डाउट खत्म, ओके, टू गुड। अब देखो आगे, ये जो दूसरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ना, -3 लेस देन सिग्मा लेस देन -1, तो ध्यान से देखो, -1 के रिस्पेक्ट में ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहां है, लेफ्ट में है। -1 के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में है तो सिग्नल भी लेफ्ट वाला होगा। -1 का जो सिग्नल है, ध्यान से देखिए, -1 का जो सिग्नल है वो भी लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा। बट यहां पे ध्यान से देखिए, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस -3 के राइट हैंड साइड में है, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस -3 के राइट हैंड साइड में है, तो ये जो सिग्नल है e टू द पावर -3t, ये u ऑफ t वाला होगा। ध्यान से देखो, ये पहला रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो दोनों सिग्नल लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं। दूसरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस -3 के राइट में है, तो -3 वाला प्लस हुआ, और -1 के लेफ्ट में है तो ये माइनस u ऑफ -t आएगा। अब लास्ट वाला रीजन ऑफ कन्वर्जेंस सिग्मा ग्रेटर देन -1, ये दोनों पोल्स के राइट हैंड साइड में है, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दोनों पोल के राइट हैंड साइड में है। मतलब e टू द पावर -t u ऑफ t प्लस e टू द पावर ऑफ -3t u ऑफ t।
e टू द पावर ऑफ माइनस टी यू ऑफ टी प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस 3t u ऑफ टी। ये तीन अलग अलग आंसर हैं आपके फर्स्ट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अकॉर्डिंग, सेकंड के अकॉर्डिंग एंड थर्ड के अकॉर्डिंग। आई थिंक ये सब कुछ क्लियर होगा और इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। आरओसी को पूरे सिग्नल में सबसे आसान बना दिए सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम डियर, मोस्ट वेलकम। आई होप सबको एकदम क्लियर हो गया और हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके चलिए, गुड टू गुड, कोई डाउट नहीं है तो चलो एक्सीलेंट, हम आगे चलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और देखते हैं नेक्स्ट। ओके चलिए, ये क्वेश्चन है ओके, इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप दिया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बेस पे। सिस्टम नाइदर कॉजल है और नॉर स्टेबल है। अब यहां पे कॉजल और स्टेबल का डिस्कशन यहां पे आप देखिए, यहां पे कॉजल और स्टेबल का डिस्कशन आप यहां पे देखिए। देखो पहली पॉसिबिलिटी, प्लीज सी, बेसिक सा डिस्कशन है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, प्लीज सी। पहली पॉसिबिलिटी, मान लो दो पोल है और दोनों के दोनों राइट हैंड साइड में है। सेकेंड पॉसिबिलिटी, दो पोल है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। दो पोल है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। दो पोल है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। देन दूसरी पॉसिबिलिटी कि दोनों के दोनों पोल लेफ्ट हैंड साइड में है। दोनों पोल लेफ्ट हैंड साइड में है, ये देखिए, बोथ द पोल्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बोथ द पोल्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या क्या पॉसिबल है, ध्यान से देखिए। दो पोल है, तीन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पॉसिबल है। ये फर्स्ट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पोल, ये इन बिटवीन द टू पोल्स एंड राइट हैंड साइड ऑफ द राइट मोस्ट पोल। ये पॉसिबिलिटी तीनों जगह आपको दिखेगी। पहली पॉसिबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पोल, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पोल in between the two poles and right hand side of the rightmost pole. Again, left hand side of the leftmost pole in between the two poles and right hand side of the rightmost pole. Right hand side of the rightmost pole. अब यहां पे ध्यान से देखिए, अब यहां पे ध्यान से देखिए, जल्दी छुट्टी दे दीजिए सर, ले लो भाई छुट्टी, अटेंडेंस थोड़ी ना, सेशनल थोड़ी ना कॉलेज का, ले लो भाई, जिसको छुट्टी चाहिए ले लो। योर एनर्जी डबल्स अवर एनर्जी, हाँ ये हुई ना कोई बात, ऐसा कुछ मोटिवेशन वाली बात होनी चाहिए, छुट्टी की बात थोड़ी ना होगी यार, छुट्टी चाहिए तो ले लो छुट्टी, बिल्कुल पूरे सेशनल है मेरी तरफ से, 100% सेशनल आपको, ठीक है। ओके चलो, अब देखो यहां पे प्लीज सी, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में याद होगा, कॉजल के लिए हमने एक स्टेटमेंट दिया था। कॉजल मीन्स डज नॉट डिपेंड, कॉजल मीन्स डज नॉट डिपेंड ऑन फ्यूचर इनपुट, कॉजल मीन्स डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्यूचर इनपुट। ये वही कॉजल है जिसके लिए डेफिनेशन है कि h of t should be equal to 0 for negative time, means प्योरली राइट हैंड साइड में होना चाहिए। उसी कॉजल का, ध्यान से देखिएगा, उसी कॉजल का ट्रांसफॉर्म डोमेन में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज राइट हैंड साइड ऑफ द राइट मोस्ट पोल, right hand side of the rightmost pole, right hand side of the rightmost pole,
राइट हैंड साइड ऑफ द राइट मोस्ट पोल मतलब सिग्मा ग्रेटर देन सिग्मा मैक्स। जो भी आपका मैक्सिमम पोल है राइट हैंड साइड में उसके राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ये सेम वही कॉजल सिस्टम के तीन अलग अलग डेफिनेशन है। ये कब काम आएगा? जब आपको रिलेशनशिप दिया है y ऑफ t और x ऑफ t के बीच का। ये तब काम आएगा जब आपको y ऑफ t और x ऑफ t का रिलेशनशिप दिया है। मान लो फॉर एग्जांपल y ऑफ t इज इक्वल टू 2 टाइम्स x ऑफ t। ये कब काम आएगा? जब आपको h ऑफ t दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल e टू द पावर ऑफ -2t u ऑफ t। ये कब काम आएगा? जब आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ h ऑफ t दिया हुआ है। तीनों वही कॉजल है। कब क्या कंडीशन गिवन है उसके बेस पे ये कंडीशन है। तो वही कॉजल की कंडीशन है, वही कॉजल की कंडीशन है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस शुड बी राइट हैंड साइड ऑफ द राइट मोस्ट पोल मींस सिग्मा ग्रेटर देन सिग्मा मैक्स। सिग्मा ग्रेटर देन सिग्मा मैक्स, ध्यान से देखिए, सिग्मा ग्रेटर देन सिग्मा मैक्स यहां पे राइट हैंड साइड ऑफ द राइट मोस्ट पोल। राइट हैंड साइड ऑफ द राइट मोस्ट पोल का मतलब है ये कॉजल है राइट हैंड साइड ऑफ द राइट मोस्ट पोल, ये कॉजल है राइट हैंड साइड ऑफ द राइट मोस्ट पोल, ये कॉजल है राइट हैंड साइड ऑफ द राइट मोस्ट पोल, ये कॉजल है राइट हैंड साइड ऑफ द राइट मोस्ट पोल। ठीक है, ये कॉजल है राइट हैंड साइड ऑफ द राइट मोस्ट पोल। चलो अब आगे देखिए, यहां पे स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं। अब देखो स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं, तो यहां पे स्टेबल की डेफिनेशन थी बाउंडेड इनपुट इज गिविंग मी बाउंडेड आउटपुट, देन इट इज स्टेबल। वही स्टेबल की यहां पे डेफिनेशन थी, वही स्टेबल की यहां पे डेफिनेशन थी, इंटीग्रेशन ऑफ h ऑफ t dt शुड बी लेस देन इंफिनिटी। वही स्टेबिलिटी की रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे डेफिनेशन है, वही स्टेबिलिटी की रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे डेफिनेशन है। ROC should contain, ROC should, region of convergence should contain y-axis या sigma is equal to 0 axis. Region of convergence should contain y-axis या sigma is equal to 0 axis. Sigma is equal to 0 axis या j omega axis, या j omega axis, या j omega axis। अब इसका मतलब देखो, अब अगर y और x का रिलेशनशिप दिया है तो मैं ये डेफिनेशन यूज कर लूंगा। अगर h ऑफ t दिया है तो मैं स्टेबल के लिए इंटीग्रेशन चेक कर लूंगा। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अगर दिया है तो j ओमेगा एक्सिस होनी चाहिए या सिग्मा इज इक्वल टू 0 एक्सिस होनी चाहिए। यहां पे देखिए आप, कहां पे, ये देखिए यहां पे कहां पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में j ओमेगा एक्सिस है। ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये आपका स्टेबल आ गया, ये आपका स्टेबल आ गया, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में j ओमेगा एक्सिस है। ये आपका स्टेबल आ गया, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में j ओमेगा एक्सिस है। ये आपका स्टेबल आ गया, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में j ओमेगा एक्सिस है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में j ओमेगा एक्सिस है। तो राइट हैंड साइड ऑफ द राइट मोस्ट पोल नीचे के तीनों कॉजल हैं। स्टेबल तब होगा जब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस विल कंटेन द j ओमेगा एक्सिस, j ओमेगा एक्सिस, j ओमेगा एक्सिस और j ओमेगा एक्सिस, ये तीन आपके स्टेबल है। नोट कर लीजिए फटाक से। अब मैं इसका मस्ट वाला कंक्लूजन आपको बताऊंगा, नोट कर लीजिए, मस्ट वाला कंक्लूजन आपको मैं इसका बताता हूं, ठीक है। अभी मैं इसका मस्ट वाला कंक्लूजन आपको बताऊंगा। अब देखो यहां पे डाउट है, मैं आप लोगों से डाउट पूछ रहा हूं भाई। कंट्रोल सिस्टम में आपने पढ़ा होगा सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए सारे के सारे पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। कंट्रोल सिस्टम में आपने पढ़ा है कि सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए सारे पोल्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए सारे पोल्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। लेकिन सारे पोल लेफ्ट में नहीं है तो भी स्टेबल है, सारे पोल लेफ्ट में नहीं है तो भी स्टेबल है। ऐसा कैसे हो गया? कंट्रोल में तो आपने पढ़ा है कि भाई सारे पोल्स लेफ्ट में होंगे तो स्टेबल हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड में पोल होते हुए भी सिस्टम स्टेबल है, राइट हैंड साइड में पोल होते हुए भी सिस्टम स्टेबल है। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? हां, कंट्रोल में हमेशा कॉजल होता है। कंट्रोल सिस्टम इज बाय डिफॉल्ट कॉजल सिस्टम। इसका मतलब
बेसिकली स्टेटमेंट अगर मैं आपको बोलूं तो स्टेटमेंट ये नहीं है कि पोल्स अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो स्टेबल है। स्टेटमेंट है फॉर अ कॉजल सिस्टम टू बी स्टेबल, for a causal system to be stable all the poles must be on the left hand side। ये देखिए, for a causal system to be stable all the poles must be on the right hand side of the rightmost pole। this is the complete definition। so control system में by default हम लोग causal system की बात करते हैं तो वहां पे वो वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिग्नल में तो नॉन कॉजल की भी बात हम लोग करते हैं। तो स्टेटमेंट होगा for a causal signal to be stable all the poles must exist on the left hand side। ठीक है, ओके चलो ओके चलो। सो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो चलिए ये आ गया क्वेश्चन आपके सामने। सो चलिए एक बार ट्राई कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूं फिर। कंट्रोल आप परसों ले लो भाई, मजाक समझ लियो क्या? नहीं भाई मैं कुछ नहीं लूंगा, हो गया डिजिटल, हो गया सिग्नल, हो गया खत्म। अच्छा सुधार आप आ गए क्या? सिग्नल्स वाले टीचर पे भी अब होगा FIR। अभी तो रिवीजन है, अभी तो इतना नहीं है। फुल कोर्स में कभी मौका मिला तो फिर बिल्कुल FIR करेंगे। लाप्लास ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है बिल्कुल करते हैं। ओके चलो आगे देखते हैं। ओके चलो अब इसका लाप्लास करते हैं। y डबल डैश ऑफ t का मतलब क्या है? s स्क्वायर ऑफ y ऑफ s माइनस s इंटू y ऑफ s माइनस 6 इंटू y ऑफ s इज इक्वल टू x ऑफ s। सो h ऑफ s आपका कितना हो गया? h ऑफ s हो गया 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस s माइनस 6। सो ये आपका हो गया 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2s माइनस 6। सो दिस विल बिकम h ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन s इंटू s माइनस 3 प्लस 2 इंटू s माइनस 3। सो दिस विल बिकम 1 अपॉन s प्लस 2 और 1 अपॉन s माइनस 3। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं पोल की लोकेशन पे आपसे डिस्कशन कर लूं कि भाई कौन सा कॉजल वाला केस होगा, कौन सा स्टेबल वाला केस होगा, या कौन सा नाइदर कॉजल नॉर स्टेबल वाला केस होगा। नाइदर कॉजल नॉर स्टेबल वाला केस होगा। तो एक पोल है -2 पे, तो ये आपका पोल आ गया -2 पे और ये पोल आ गया आपका 3 पे। अब अगर आप रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो ये फर्स्ट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, ये फर्स्ट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, ये सेकेंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, ये थर्ड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। सो ये क्या है? सिग्मा इज लेस देन -2। ये है -2 इज लेस देन सिग्मा इज लेस देन 3 और ये है सिग्मा इज ग्रेटर देन 3। तो भाई कॉजल वाला कौन सा केस होता है? कॉजल वाला केस होता है राइट हैंड साइड ऑफ द राइट मोस्ट पोल, राइट हैंड साइड ऑफ द राइट मोस्ट पोल। तो ये कॉजल वाला हो गया। स्टेबल कब होता है? स्टेबल होता है, स्टेबल कब होता है? स्टेबल होता है जब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में j ओमेगा एक्सिस होता है, तो ये आपका स्टेबल है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में j ओमेगा एक्सिस होना, ये स्टेबल होता है। तो ये कौन सा केस हो गया? ये हो गया नाइदर कॉजल नॉर स्टेबल। नाइदर कॉजल नॉर स्टेबल, क्वेश्चन में यही दिया है, नाइदर कॉजल नॉर स्टेबल। तो लास्ट में जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा
उसके बेसिस पे जो आपका इनवर्स निकलेगा तो वो सिग्मा लेस देन -2 के बेसिस पे होगा, सिग्मा लेस देन -2 के बेसिस पे होगा। मतलब दोनों के दोनों सिग्नल u ऑफ -t वाले होंगे, दोनों के दोनों सिग्नल u ऑफ -t वाले होंगे। जैसा कि ये देखिए u ऑफ -t और u ऑफ -t, तो ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। कैलकुलेशन के बाद आपको पता चल जाएगा कि ए और बी में कौन सा आंसर करेक्ट है। कैलकुलेशन के बाद आपको पता चल जाएगा ए और बी में कौन सा आंसर करेक्ट है। ओके, नीरज सर इज हियर। हेलो सर, कहां हैं? ओके, हाँ ओके, थैंक यू नीरज सर। ओके, सो चलिए, तो ये आपका नाइदर कॉजल नॉट स्टेबल वाला केस हो गया। तो ए और बी में कैलकुलेशन के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका यहां पे कौन सा आंसर है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़े फिर। ओके, चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या है। ओके, अब अगेन वही चीज, तो स्टेबल के लिए क्या होगा और कॉजल के लिए क्या होगा। तो चलिए एटलीस्ट एक बार पोल्स की लोकेशन निकाल लेते हैं। क्यों पोल्स की लोकेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद ये डिस्कशन करना बस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग जिए मत छोड़िएगा, नहीं छोड़ेंगे ऋषि। कचरा साफ होना था, हो चुका है। ठीक है, कचरा साफ हो चुका था, हो चुका है, तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अब कोई नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ, सो चलिए अब अगेन वही चीज, तो लाप्लास निकाल लेते हैं भाई, लाप्लास निकाल लेते हैं। s स्क्वायर y ऑफ s माइनस s इंटू वाई ऑफ s माइनस 2 इंटू वाई ऑफ s इज इक्वल टू x ऑफ s। तो भाई h ऑफ s कितना आ गया? h ऑफ s आ गया 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस s माइनस 2। सो यहां पे दिस विल बिकम 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 2s प्लस s माइनस 2। सो ये हो गया 1 अपॉन s इंटू s माइनस 2 माइनस 1 इंटू s माइनस 2। ठीक है, माइनस सॉरी प्लस है। सो ये आपका हो गया प्लस 1 इंटू s माइनस 2। So this becomes 1 upon s plus 1 and 1 upon s minus 2. So importance यहां पे हमको जो मेन डिस्कशन का था कि पोल लोकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। तो ये देखिए, ये -1 रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा और ये 2 आपका पोल होगा। अब यहां पे कौन कौन से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है देखिए, ये फर्स्ट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, ये सेकेंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, ये थर्ड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। सो क्वेश्चन नंबर 23 जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा है? स्टेबल। स्टेबल के लिए देखिए ये आएगा -1 लेस देन सिग्मा लेस देन 2, ये आपका स्टेबल के लिए आएगा। -1 लेस देन सिग्मा लेस देन 2, ये आपका स्टेबल के लिए आएगा। एंड कॉजल के लिए कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, सिग्मा ग्रेटर देन 2। सो ये आपका कॉजल के लिए आएगा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनवर्स निकालना, तो आपको पता है राइट हैंड साइड में अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है किसी पोल में, तो इनवर्स में u ऑफ t आता है। अगर किसी पोल के रेस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो माइनस u ऑफ माइनस t आता है। ओके, अच्छा, सर भी हैं, धांडे सर भी है हमारे साथ। तो बिल्कुल सर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। पिछले सेशन में तो साक्षात ही थे और अभी बिल्कुल यहाँ पे है। तो बिल्कुल यार देखो, सब लोग हमारे साथ है। नीरज सर हैं, गुरपाल सर थे, है ना, अभी संतन सर जस्ट मेरे से यहाँ पे मिलके गए हैं। तो बस यार इतने सारे लोग आपके साथ है, इतने सारे लोगों का साथ आपके साथ है, तो आप लोगों को तो मचा देना चाहिए यार। मतलब इतना सपोर्ट और क्या मोटिवेशन चाहिए यार, इतना और क्या ही चाहिए। मतलब पूरी जान लगा दो। यस, गेट एकेडमी इज ऑसम। यस 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 यस,
गेट एकेडमी 2.0, यस सर। कुछ लोग अभी भी परेशान होते रहते हैं कि सर ये आप मत जाना। अरे भाई प्रॉमिस कर चुका हूं इन लोग को सर, मैं अब बाकी बोल चुका हूं कि गंदगी साफ हो चुकी है, अब और कोई नहीं जाएगा, है ना। चलो बस यार देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी एंड होने वाला है, जेड ट्रांसफॉर्म बस एक टॉपिक बचा है यार, जान लगा देते हैं आज, ठीक है। हाईएस्ट आउटपुट, ये सोचो कि अपने लाइफ का हाईएस्ट आउटपुट का दिन आज आप बनाने वाले हैं। सो आप लोग बिल्कुल यहां पे हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हो खुद के लिए। इतना ज्यादा आउटपुट, इतना ज्यादा आउटपुट, इतना ज्यादा आउटपुट सर ओके। सो इतना ज्यादा आउटपुट आज निकला है कि आपको एकदम मजा आ जाएगा। जब दिन एंड होगा ना, जब दिन एंड होगा ना, तो आप एकदम मतलब वो हो जाओगे कि यार क्या बात है, ठीक है। चलो सो ओके, लेट अस सी। हाँ अब देखिए, ये देखिए एलटीआई सिस्टम, ठीक है, एलटीआई सिस्टम और बिहेवियर ऑफ एलटीआई सिस्टम विथ साइनोसॉइडल इनपुट, बिहेवियर ऑफ एलटीआई सिस्टम विथ साइनोसॉइडल इनपुट, बिहेवियर ऑफ एलटीआई सिस्टम विथ साइनोसॉइडल इनपुट। प्राइवेट ठीक है, सर ने भी बोल दिया, लेकिन अगर मेरे लेक्चर के आखिरी तक 800 से कम हो गया तो मैं प्राइवेट कर दूंगा। अगर आखिरी तक जेड ट्रांसफॉर्म के आखिरी तक 800 से कम हो गया तो मैं प्राइवेट कर दूंगा। 800 से अगर मेंटेन रहे, 800 अगर मेंटेन रहा तो बिल्कुल मैं उसको पब्लिक रखूंगा। चलो ठीक है, सर ने भी बोल दिया है, बस मैं छोटी सी कंडीशन ऐड कर दिया हूं। जैसे अभी कांस्टेंट सुबह से 900 900 900 900 चल रहा है, 850 से नीचे नहीं गया, 868 अभी भी है। 800 से अगर कम गया आखिरी तक तो मैं इसको प्राइवेट ही रखूंगा, ठीक है। अदरवाइज चलिए सर ने बोला है तो मैं बिल्कुल इसको पब्लिक करूंगा, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में देखा था ना, जैसे हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में देखा था, एग्जैक्टली वैसे ही करना है। तो आप अगर देखोगे तो ये h ऑफ s जो है ये आपका आ गया s अपॉन s प्लस 2। सबसे पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म में जैसा हमने किया था, तो बस आप s इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट कर लीजिए। तो यहां पे जब आप s इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करोगे, जब आप s इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करोगे तो h ऑफ जे ओमेगा हो जाएगा जे ओमेगा अपॉन जे ओमेगा प्लस 2। अब आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो और इसका फेस भी निकाल लो। अब आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दो और फेस भी निकाल दो। तो मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड निकालना है? इनपुट फ्रीक्वेंसी पे। इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है ये देखिए, इनपुट फ्रीक्वेंसी 2 है, इनपुट फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 पुट कर लो। सो मॉड ऑफ h ऑफ ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू 2। सो ये होगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 अपॉन 4 प्लस 4, दिस इज रूट ओवर 8। सो 2 अपॉन 2 रूट 2, 2 अपॉन 2 रूट 2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। वैसे ही फेस भी निकालना है तो फेस भी निकाल लेते हैं। फेस ऑफ h ऑफ ओमेगा होगा, ध्यान से देखिए, ये हो गया j ओमेगा प्लस 0, ठीक है, j ओमेगा प्लस 0। तो ये हो गया tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 0 माइनस tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 2। अगेन इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है? इनपुट फ्रीक्वेंसी आपकी है, इनपुट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2। तो ये तो इंफिनिटी हो गया, तो ये आ गया पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, ये आ गया पाई बाई 4। तो ये आ गया आपका पाई बाई 4। सो मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ a एंड 5। सो देखो मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन और फेस में फेस का एडिशन। तो देखो मैग्नीट्यूड तो 1 था, 1 में जब मैं 1 बाई रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 2। एंड फेस की जब मैं बात करूंगा तो फेस होगा आपका पाई बाई 4, फेस होगा आपका पाई बाई 4। सो 1 बाई रूट 2 एंड 45 डिग्री, ऑप्शन बी।
सो बस आपको s इज इक्वल टू जे ओमेगा करना है, बस आपको s इज इक्वल टू जे ओमेगा करना है, ठीक है, बस आपको s इज इक्वल टू जे ओमेगा करना है। और उसके बाद वही कॉन्सेप्ट है जो हमारे फोरियर ट्रांसफॉर्म में होते थे। ब्यूटी ऑफ एलटीआई सिस्टम फॉर द साइनोसॉइडल इनपुट आप ऐसे ही याद रखिए। एलटीआई सिस्टम क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो एलटीआई सिस्टम के लिए ही वैलिड होता है। जैसे कि h of t is defined for LTI system only, ट्रांसफर फंक्शन भी LTI सिस्टम के लिए ही डिफाइंड होता है, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन h of t पे बेस्ड है। तो भाई अगर h of t इंपल्स रिस्पॉन्स आपका डिपेंड करता है कि LTI सिस्टम होना चाहिए, तो ट्रांसफर फंक्शन भी LTI सिस्टम के लिए ही वैलिड है, ट्रांसफर फंक्शन भी LTI सिस्टम के लिए ही वैलिड है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऐसा कुछ एक क्वेश्चन और अगर हो तो मेरे पास, ठीक है। चलिए सो लेट अस सी, ओके, सो ये देखिए एक क्वेश्चन और है यहां पे। सो अगेन वही चीज, तो स्टेप बाय स्टेप h ऑफ s है, s इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट कर दो, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ गया, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ गया तो फिर आपको पता है कि बिहेवियर ऑफ एलटीआई सिस्टम विद साइनोसॉइडल इनपुट क्या होगा। यहां पे इनपुट फ्रीक्वेंसी आप ध्यान से देखिए, यहां पे इनपुट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 1 है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए h ऑफ जे ओमेगा से, h ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा प्लस 1। इसके आगे का कैलकुलेशन सिंपल है, आपको पता है। सो मॉड ऑफ h ऑफ जे ओमेगा कितना होगा, मॉड ऑफ h ऑफ जे ओमेगा होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे चाहिए, ओमेगा इज इक्वल टू 1 पुट करना है, ओमेगा को 1 पुट करोगे तो ये आ गया 1 अपॉन रूट 2। वैसे ही फेस निकाल लो, फेस ऑफ h ऑफ ओमेगा, फेस ऑफ h ऑफ ओमेगा होगा, इसका फेस हो गया tan इनवर्स, ठीक है, ये आपका हो गया 0, ठीक है, ये आपका हो गया 0, तो 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय 1, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। हो गया कैलकुलेशन, ये आ गया मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन, फेस में फेस का एडिशन, मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन और फेस में फेस का एडिशन। यस, क्या बात है, बिल्कुल सही, टू गुड, सुपर्ब। अब देखते हैं कि, तो ठीक है, ये अगेन वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अगेन दिस सेम कॉन्सेप्ट। अगेन वही एलटीआई सिस्टम, बिहेवियर ऑफ एलटीआई सिस्टम, अगेन बिहेवियर ऑफ एलटीआई सिस्टम, ओके। ओके, अब आइगन वैल्यू जो है या आइगन सिग्नल जो है मैं यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी मेरा YouTube पे एक वीडियो है, इसी गेट एकेडमी चैनल पे है, आप सर्च कर लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है। जल्दबाजी में इसमें डिस्कशन होना पॉसिबल नहीं है, पूरा इन डिटेल 2 क्वेश्चन आए हैं गेट एग्जाम में, दोनों को मैंने इन डेप्थ पूरा वहां पे डिस्कस किया है। आप सर्च कर लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम के चैनल में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, मैं अपने टेलीग्राम के चैनल में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम के चैनल में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा, सो ओके, सो ये आपका हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी एंड, ये आपका हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी एंड। बस मेरे भाई आखिरी टॉपिक है जेड ट्रांसफॉर्म, लास्ट टॉपिक है जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, लास्ट टॉपिक है जेड ट्रांसफॉर्म। सो लास्ट टॉपिक है जेड ट्रांसफॉर्म, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगेन मेरी घड़ी में 1:16 हुआ है, सो बस मैक्सिमम 10 मिनट का ब्रेक और 1:25 AM पे हम स्टार्ट करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। बस 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए छोटा सा और तुरंत वापस आएंगे। और भाई मेरी कंडीशन है, बता दे रहा हूं ना, पब्लिक कर सकता हूं मैं आज का 800 अगर आखिरी तक मुझे रहेंगे, बस आखिरी चैप्टर है, जब यहां तक साथ दिए हो तो उसके आखिरी में भी साथ देना होगा आखिरी तक के, ठीक है। तो कितना घंटा हो गया, 1 बज चुका है, मतलब 15 घंटा हो चुका है, 15 घंटा और 15 मिनट,
15 घंटा और 15 मिनट हो चुका है। Z ट्रांसफॉर्म एक टॉपिक बाकी है, तो चलिए उसको भी खत्म करते हैं। ठीक है, ओके। सो चलो एक छोटा सा पॉइंट यहां बता देता हूं मैं, एक छोटा सा पॉइंट यहां बता देता हूं, उसके बाद एक ब्रेक ले लेंगे। लिमिटेशंस पूछ रहे हैं सब लोग, फाइनल वैल्यू थ्योरम और इनिशियल वैल्यू थ्योरम जो है उसकी लिमिटेशन पूछ रहे हैं, तो चलो इसको मैं बता देता हूं, उसके बाद में ब्रेक लेंगे। ठीक है, उसके बाद में ब्रेक ले लेंगे। मैं आपको 10 मिनट के लिए ब्रेक को पोस्टपोन कर देता हूं। ओके, अब देखो फाइनल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम सेज लिमिट t tends to infinity x of t is equal to limit s tends to 0 s into x of s। फाइनल वैल्यू थ्योरम है। अब फॉर एग्जाम्पल x of s इज इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 1। ठीक है, अगर x ऑफ s ये है तो फाइनल वैल्यू थ्योरम जो होगा वो देखिए लिमिट s टेंस टू 0, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होगा s अपॉन s प्लस 1। यहां पे बेसिकली मैं आपको अगर बेसिक बताऊं तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम ये एप्लीकेबल है कॉजल के लिए, फाइनल वैल्यू थ्योरम के लिए दोनों कंडीशन होनी चाहिए, कॉजल भी होना चाहिए और स्टेबल भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ऑल द पोल्स मस्ट बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन यहां पे डेफिनेटली कुछ एक्सेप्शंस हैं और वही पॉइंट पे मैं यहां पे फोकस करने वाला हूं। एग्जाम में हो सकता है यहां पे आपको कंफ्यूज करे, हम बस 5 मिनट की बात है, ये भी हमारा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चेक आपको करना क्या है, आप ध्यान से देखिए। ये कंडीशन है, फिर मान लो एक दूसरा x ऑफ s में लेता हूं। ठीक है, दूसरा x ऑफ s में लेता हूं 1 अपॉन s इंटू s प्लस 1, और यहां पे मैं लेता हूं तीसरा x ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन s स्क्वायर, 1 अपॉन s स्क्वायर इंटू s प्लस 1। पहली चीज तो ये है कि भाई मार्जिनल स्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। पहली चीज तो ये है कि मार्जिनल स्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, कंप्लीट स्टेबल होना चाहिए। क्या कंप्लीट स्टेबल होना चाहिए, इसको आप ध्यान से सुनिए। क्या यहां पे कंप्लीट स्टेबल होना चाहिए, इसको आप ध्यान से सुनिए। अब आप देखो x ऑफ s है, ये देखोगे तो ये जो s है ये सिस्टम को स्टेबल नहीं होने देगा। पहली बात मार्जिनल नहीं है भाई, स्टेबल है कि नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पोल j ओमेगा एक्सिस में है। पोल कहां पे? j ओमेगा एक्सिस में है। यहां पे दो पोल हैं, s इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे एक पोल है, ओरिजिन पे दो पोल हैं। अब यहां पे फिर से मैं आपको बता दूं, अब यहां पे आप यहां देखिए कि बेसिकली कंडीशन जो होती है s इंटू एक्स ऑफ s के ऑल द पोल्स, s इंटू एक्स ऑफ s के ऑल द पोल्स मस्ट बी कंप्लीटली ऑन लेफ्ट हैंड साइड। आप x ऑफ s का चेक ही मत करो। आप अगर x ऑफ s का चेक करोगे ये डाउटफुल केस हो जाएगा, आप बोलोगे कि एप्लीकेबल नहीं है। चेक ही मत करो भाई, आप चेक करो s इंटू एक्स ऑफ s, तो ये हो गया s इंटू एक्स ऑफ s हो गया 1 अपॉन s प्लस 1, कंप्लीटली स्टेबल। ठीक है, अब आप चेक करो यहां पे s इंटू एक्स ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन s इंटू s प्लस 1। दिस इज नॉट कंप्लीटली स्टेबल, दिस इज नॉट कंप्लीटली स्टेबल। ये तो स्टेबल ही था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो ऑब्वियसली आपका स्टेबल ही है। सो मार्जिनल स्टेबिलिटी में अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो ये आपको लग रहा था कि मार्जिनल स्टेबल होगा, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको x ऑफ s से कोई मतलब ही नहीं है। आपके लिए कंक्लूजन क्या है?
s इंटू एक्स ऑफ एस जो है ये कंप्लीटली स्टेबल होना चाहिए. ऑल द पोल्स मस्ट बी एग्जिस्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. दैट्स इट. किसके? एक्स ऑफ एस के नहीं, s मल्टीप्लाई करने के बाद. s मल्टीप्लाई करने के बाद. ठीक है, s मल्टीप्लाई करने के बाद. सो कंडीशन फॉर सिंपल वर्ड्स में अगर मैं लिख दूं, फाइनल वैल्यू थ्योरम, लिमिट t tends to infinity, limit t tends to infinity x of t is equal to limit s tends to infinity s into x of s. s into x of s, limit s tends to infinity s into x of s. What is the condition? Condition is quite simple. All the poles of s into x of s must be purely on left hand side. ये आपकी सिंपल सी कंडीशन है. ये आपकी सिंपल एस कंडीशन है. वन पोल इसीलिए अलाउड है, यही चीज मैंने आपको बोला बेटा. वन पोल क्यों अलाउड है? ये देखो, एक्स ऑफ एस में अगर 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 है, सो एस इंटू एक्स ऑफ एस कितना होगा? 1 अपॉन एस प्लस 1. एक पोल इसलिए अलाउड है क्योंकि जब आप s को मल्टीप्लाई करते हो, ये जो पोल्स हैं ये आपके प्योरली लेफ्ट हैंड साइड में आ गए. सो फाइनल वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल. फाइनल वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल. फाइनल वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल. ठीक है? यस यस यस, 100% s विल बी इक्वल टू 0. s विल बी इक्वल टू 0. ठीक है? डेफिनेटली s विल बी इक्वल टू 0. यस यस यस. सो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक पोल s इज इक्वल टू 0 पे अलाउड इसलिए है क्योंकि ये s जो है मल्टीप्लीकेशन वाला, उसको कैंसिल आउट कर सकता है. इसीलिए मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि x ऑफ s के पोल्स को मत देखो. x ऑफ s के पोल्स को देखना ही मत. s इंटू एक्स ऑफ एस के पोल्स को देखो. ये प्योरली आपके लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए. प्योरली आपके लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए. ठीक है? प्योरली आपके लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए. सो अब मेरी घड़ी में हुआ है 1:25 AM. चलो छोटा सा, एकदम छोटा सा 1:32 AM पे स्टार्ट करते हैं. ठीक है? 7 मिनट्स का ब्रेक. 7 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और Z ट्रांसफॉर्म हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है? 7 मिनट का ब्रेक लेते हैं और हम लोग यहां पे स्टार्ट करेंगे. तो रात का 1:30 बज चुका है. 15 घंटा और 30 मिनट हो चुका है. ठीक है? 15 घंटा और 30 मिनट हो चुका है. 800 से कम हुआ प्राइवेट 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 प्राइवेट. ठीक है?